जो हमारे पास आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ है, इस ग्राफ की शार्पनेस को मेजर करने के लिए एक फैक्टर डिफाइन किया गया है जिसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर क्यू। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वालिटी फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो कैसे उसको डिफाइन किया गया है? आप चाहते हो कि शार्पनेस ज्यादा हो, क्या हो? अच्छा एक बात बताओ, अगर शार्पनेस को ज्यादा करना है तो बैंडविड्थ कम होगा तो अच्छा है कि ज्यादा होगा तो अच्छा है? बैंडविड्थ कम होना चाहिए। तो इसको जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। अब एक बात बताओ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? 1/√, और डेल्टा ओमेगा कल क्या निकलवाया था, बोलो फटाक से? R/L, R/, तो यहां से Q का वैल्यू आ गया 1/R√L/, चलेगा? नहीं चलेगा। ये क्वालिटी फैक्टर होता है किसी सीरीज LCR सर्किट के लिए। अब क्वालिटी फैक्टर को एक और तरीके से भी बोलते हैं, वो तरीका होता है VC0 डिवाइडेड बाय VR0, या फिर VL0 डिवाइडेड बाय VR एट रेजोनेंस, है ना, ऑफ कोर्स। ये क्वालिटी फैक्टर, लेकिन ये सब किस में है? सिर्फ रेजोनेंस पे है ना, एट रेजोनेंस। आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। VC0 अगर आपको लिखना है तो VC0 क्या आएगा? I0 × XC। बोलिए, I0 × XC, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? VR0। तो मैं एक बार जस्ट एक बार प्रूव करके बता देता हूँ। ये आएगा I0 XC डिवाइडेड बाय I0 × R। I0 से I0 कैंसिल हो गया। XC क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा? 1/ω/C। आई थिंक ओके लग रहा है। 1/ω/C × R। 1/ω क्या होगा? √LC, आई थिंक। हाँ कि ना? √LC, एक C नीचे बच जाएगा, तो देखो ये वही बन रहा है ना, 1/R √L/। इसको मैग्निफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं। अब देखो, ये आपको इसका एहसास नहीं है, पर ये जो सर्किट है ना, तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है अभी के टाइम, सबसे बड़ा। ये इसको कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट। क्या कहते हैं? एक्सेप्टर। अब मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें चल क्या रहा है, एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये क्या चल रहा है, कैसे ये काम करता है। अब सुनना ध्यान से कि जैसे रेडियो होता है, रेडियो के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट चैनल्स होते हैं। टीवी में भी सेम कहानी है, डिफरेंट चैनल्स होते हैं। मैं रेडियो के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, पर है सब में ये वैल्यू। जैसे मान लो कि ये आपका रेडियो है, पुराना वाला, बड़ा सा होता था जो, देखा है किसी ने? पहले रेडियो बहुत बड़े बड़े आते थे, ये वो बड़ा सा रेडियो। अब इस रेडियो के यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है? एक एंटीना, है ना? छोटा सा फोन में भी ये तो छोटा सा एंटीना रहता है, ये एंटीना। इस एंटीना से क्या हो रहा है भाई? रेडियो का सिग्नल जो आपकी तरफ आ रहा है। अब ध्यान से सुनो भाई, आपको जैसे मान लीजिए 92.7, 92.7 चलता है ना बिग FM। 95 तो तड़का है। हाँ बहुत सारे, पर ये है ना एक बिग FM। हाँ,
तो 92.7 ये चैनल है, इसकी किसी को यूनिट पता है? यूनिट, ये 92.7 क्या है? मेगाहर्ट्ज। क्या है ये? मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब 10 की पावर 6। कौन है माइनस वाला? 10 की पावर 6 हर्ट्ज। माइनस पे मेरे को एक कहानी याद आ गई। हमारे वहाँ पे एच सी वर्मा सर आए थे। एच सी वर्मा सर को जानते हो ना? कॉलेज में एक बार आए थे वो, हमको सुना रहे थे। वो बोले थे कि एक बच्चा फर्स्ट ईयर में था। फर्स्ट ईयर में कोई उन्होंने कुछ दिया होगा, बेसिक फिजिक्स, अर्थ का मास कैलकुलेट करना था डेटा से। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा सा 10 नंबर का क्वेश्चन था। बहुत डेटा इधर उधर रख के और फाइनल आंसर। बच्चे ने क्या सारा काम सही किया था, सब कुछ पूरा क्वेश्चन उसका सही था। लास्ट में उसने क्या किया, आंसर अपने पास 6 इंटू 10 की पावर 24 kg आना चाहिए, 6 इंटू 10 की पावर माइनस। तो वर्मा सर ने पूरा काट के उसको 0 नंबर दे दिया। वो बच्चा आया उनके पास, बोला सर मैं सब कुछ सही किया है, बस लास्ट में मैंने -24 कर दिया और आपने मेरे को 0 नंबर दे दिया। ये मेरे को स्टेप्स के नंबर तो मिलने चाहिए ना, क्योंकि मैं तो एनसीईआरटी पढ़ के आया हूँ, बोर्ड में तो मिलते थे सर। फाइनल आंसर पे थोड़ी कोई काट लेता है ऐसा। फिर उन्होंने बोला था, अरे भाई तेरे को ये नहीं पता 6 इंटू 10 की पावर -24 kg लिख के आ गया अर्थ का मास, और ये लिखते हुए अपने को आइडिया भी नहीं लगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। फिर फिजिक्स पढ़ने का क्या सेंस है, ये बताओ। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आप अर्थ का मास 6 इंटू 10 की पावर -24 kg लिखने का दुस्साहस कर रहे हो, तो फिर मेरे को नहीं लगता आपने को फिजिक्स पढ़नी चाहिए भाई, है ना? तो जब कोई आंसर दो, ये देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बोला है इसने इसलिए बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ये हैबिट डेवलप करते हो ना, तो आप जो नहीं बोलते कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है सर, नेगेटिव में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, ये नहीं होगा। क्योंकि आप अपने आंसर के प्रति कॉन्शियस हो कि मेरा जो आंसर आया है मेरे दिमाग के साथ अग्री कर भी रहा है कि नहीं। और अगर नहीं कर रहा है, मान लो कि सामने वाले एग्जामिनर से गलती हो गई है, तो कम से कम हमें एक बार और चेक करने का मौका तो मिलेगा ना। यार ये आंसर मेरे को लग नहीं रहा कि आना चाहिए, तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता। तो ये हैबिट अगर आप डेवलप करोगे ना, तो आपको एक होता है ना, फिजिक्स थोड़ा बढ़िया तरीके से समझ में भी आएगी, स्कोर भी अच्छा जाएगा। ये थोड़ा सा इन जनरल डेवलप करना है अपने को, -6 और +6 में फर्क, ठीक है? पढ़ू मैं थोड़ा सा आगे। अब 92.7 ये आपको मेगाहर्ट्ज वाला चैनल आपको सुनना है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको 92.7 मेगाहर्ट्ज वाला चैनल सुनना है, तो बाकी सारे बंद कर देता है वो रेडियो वाला होता है, स्टेशन वाला, तो इसको सुनना है 92.7, बाकी सबको बंद करो, ऐसा तो नहीं हो भाई? बाहर स्पेस में तो सारे सिग्नल्स है ना। अब आपका काम क्या है, एक पर्टिकुलर सिग्नल को क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? एक पर्टिकुलर सिग्नल को ही आपको लेना है। आप क्या करते हो, सुनना है इसमें ध्यान से, कितना बढ़िया प्रोसेस चलता है। इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्मेट में सिग्नल विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी 92.7 मेगाहर्ट्ज वाला आपको चाहिए। आपके सर्किट के अंदर, रेडियो के अंदर एक एलसी सर्किट होता है, एलसीआर भी होता है छोटा सा, पर एलसी मान। तो उस सर्किट का एक फ्रीक्वेंसी है, अंदर वाले सर्किट का भी तो एक एलसी वाला फ्रीक्वेंसी होगा, बाहर का भी एक फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस कब आता है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाए, मैच हो जाए। रेजोनेंस का मतलब क्या है, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर आप ये चाहते हो कि सिग्नल का मैक्सिमम पोर्शन आपकी तरफ आ जाए, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी सामने वाले की फ्रीक्वेंसी के क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। ये तो हुआ रेजोनेंस की कहानी। अगर आप चाहते हो कि सिग्नल का मैक्सिमम हिस्सा आपकी तरफ आए, तो आपकी फ्रीक्वेंसी और बाहर वाले की फ्रीक्वेंसी, आपकी सर्किट की फ्रीक्वेंसी और बाहर वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आप क्या करा दो, मैच करा दो, तो इसका मैक्सिमम पोर्शन आपके पास आ जाएगा। बाकी सारे सिग्नल का भी पोर्शन आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, लेट से कि आपका जो सर्किट है, आपका जो पर्टिकुलर सर्किट है, उसका मामला कुछ ऐसा है और शार्पनेस थोड़ी सी क्या है, कम है। तो शार्पनेस कम होने से क्या होगा, ये 92.7 वाला है, इसका तो मैक्सिमम पोर्शन ये लेगा, लेकिन 91 वाले का भी इतना ले लेगा, 93 वाले का भी इतना ले लेगा।
आप क्या चाहते हो कि नॉइज क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। नॉइज का मतलब क्या है कि बाकी सारे स्टेशन का सिग्नल मेरे अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। तो आप ये चाहते हो कि मेरी जो बैंड विड्थ है, मेरी जो बैंड विड्थ है, अगर मेरे को 92.7 सुनना है तो मैं 92.6 वाला ही सिग्नल लूं और 92.8 वाला ही सिग्नल लूं, उसके आगे का या पीछे का सिग्नल मैं ना लूं। इसके बीच में जो सिग्नल है वही मेरे पास आए। थोड़ा समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई अगर आप 92.7 सुन रहे हो और आपके सर्किट के अंदर 95 वाला या 94.3 वाला भी पेनिट्रेट कर जा रहा है, तो फिर अच्छा सर्किट नहीं हुआ ना। आपका सर्किट ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ 92.6 और 92.8 के बीच का जो भी पोर्शन है वही ले। तो जितना ज्यादा शार्प होगा ये कौन, ये ग्राफ, उतना अच्छा सेलेक्टर सर्किट आप बनाने वाले हो। इसको सेलेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आउट ऑफ ऑल दोज सिग्नल्स यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन जो आपके काम का है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टर सर्किट बोलते हैं। जितने भी कम्युनिकेशन वर्क करता है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क, जितना भी कम्युनिकेशन, कि हमारा कम्युनिकेशन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ही हो रहा है ना। तो आप चाहते हो कि जो आपके वेव के ऊपर, आपकी कैरियर वेव के ऊपर जो बैठ के फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो सिग्नल आ रहा है, उसको मैं पढ़ पाऊं ढंग से। ये जो एक्सेप्टर सर्किट है या जो LCR सर्किट में रेजोनेंस का जो पोर्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज इसके रिस्पेक्ट में। आज के ज़माने में जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो पूरा का पूरा, मैंने बहुत छोटा सा बताया, एकदम इतना ही आता है मेरे को। आगे जो भी आता है वो आप पढ़ोगे अगर इंजीनियरिंग, आगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये ठीक है। हाँ ना, ना, अरे ना, में एक और दिक्कत होती है वो भी चलो बता ही देता हूँ। दिक्कत ये होती है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो कोई 92.7 मेगाहर्ट्ज से बोल नहीं रहा हूँ। अगर इससे बोलूंगा तो आपको सुनाई थोड़ी देगा, देगा क्या? नहीं देगा। ये देगा? कोई बताएगा कितना सुनाई देता है अपने को? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, ऐसा कुछ सुना है बचपन में? 20 हर्ट्ज से नीचे अपने को नहीं सुनाई देता है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुनाई देता है। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर ये क्या है? तो मेगा हर्ट्ज है, 10⁶, तो ये कैसे सुनाई देगा? अरे हाँ ना। तो क्या करते हैं इसके अंदर, देखो इन लोगों ने बहुत बहुत स्मार्ट तरीके से काम किया और ये सारा श्रेय जाता है इंजीनियर, ठीक है। इन्होंने ये दिमाग लगा के ये काम किया। इन्होंने क्या किया पता है? एक बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल लिया जो कि ये है, और इसके ऊपर मेरी छोटी सी फ्रीक्वेंसी, मैं जो अभी बोल रहा, की फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? 100 हर्ट्ज के आसपास हो गए भाई। नॉर्मल स्पीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना 100 होती है। ये आवाज़ थोड़ी मोटी है तो लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड ही होगा, है ना। कि पतली आवाज़ होती है ना, अगर जैसे महिलाओं की आवाज़ जो होती है जनरली उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना। और आदमियों की जो आवाज़ होती है उसकी क्या होती है, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अच्छा आपको ये पता है कि ऐसा पाया गया है कि शादीशुदा लोग जो होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है ना, जैसे जिनके 25 साल हो गए, 30 साल हो गए शादीशुदा, ऐसा तो क्या होता है कि औरतें थोड़ी लोअर फ्रीक्वेंसी सुनना बंद कर देती हैं, उनका कान उसके प्रति डिसेंसिटाइज हो जाता है, और आदमियों को थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती है, दिन भर सुनना पड़ता है। और सेम सेम उसके साथ भी है ना भाई, आप अगर 30 साल किसी के साथ गुजार रहे हो तो वो फ्रीक्वेंसी वाला तार काम करना ही बंद कर जाता है, तो उधर की तरफ आदमी डेफ होने लगता है ना। औरतों को लोअर फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम सुनाई देने लग जाती है और आदमियों को थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो बार बार सुनते रहते हैं इसलिए, ठीक है। हाँ अब सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी खुद की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। अब एक तो क्या तरीका है कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है खुद एज इट इज उसी 100 हर्ट्ज को मैं क्या कर दूं, ट्रांसफर कर दूं, ट्रांसमिट कर दूं। अब 100 हर्ट्ज में प्रॉब्लम क्या है? 100 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को सिग्नल की तौर पे ट्रांसमिट करने में क्या दिक्कत है? तो ये दिक्कत है, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसका डिफ्रैक्शन उतना ज्यादा होता है, वो सिग्नल फैलता उतना ज्यादा है। तो दिक्कत क्या होगी, अगर मैं ट्रांसमिट करने की कोशिश करूंगा इतनी कम फ्रीक्वेंसी, तो वो ट्रांसमिट बहुत लेस डिस्टेंस तक ही हो पाएगी। तो
पहले आपको क्या करना पड़ता है, ट्रांसमिट करने के लिए एक हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी पेनिट्रेट करती है बहुत दूर डिस्टेंस तक, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकती है। इसलिए पहले उसको क्या करते हैं, एक कैरियर वेव बोलते हैं इसको। तो कैरियर वेव पे सिग्नल आप चढ़ाते हो, सुपर इंपोज करते हो, फिर क्या करता है, इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम और एफएम, दिस इज एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो आप क्या करते हो, अपनी फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे सुपर इंपोज करते हो, फिर क्या करते हो, वो सिग्नल जाता है उधर, फिर आपके जो भी डिवाइस है उसके अंदर आता है, वो डिवाइस वापस जो कैरियर वेव है उसको अलग करता है, और बचा हुआ सिग्नल फिर आपको स्पीकर के थ्रू सुनाई देता है, क्योंकि आपको तो 92.7 नहीं सुनाई दे रहा ना, आपको तो नॉर्मल वॉइस ही सुनाई दे रही है जो 100 हर्ट्ज 150 हर्ट्ज के आसपास है। तो ये काम इसके अंदर करना पड़ता है, इसके थ्रू सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। आपने ऐसा सुना है कि जैसे 5G और 4G के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा डिफरेंस है, मतलब 4G की स्पीड कम है लेकिन उसका रीच ज्यादा है, 5G की स्पीड बहुत ज्यादा है लेकिन 5G का रीच थोड़ा कम है। क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि 5G काम करता है हायर फ्रीक्वेंसी पे, तो हायर फ्रीक्वेंसी है तो वो सिग्नल तो बहुत अच्छा प्रोवाइड करेगा आपको, लेकिन उसमें समस्या क्या है, उसमें समस्या ये है कि आप एकदम सिग्नल मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। जैसे मेरे को, आपने घर पे वाईफाई जो होता है, घर पे वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई के अंदर दो बैंड होते हैं, या अपने इसमें भी हॉटस्पॉट आप चालू करते हो ना फोन में, एक होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज और एक होता है 5 गीगाहर्ट्ज, ऐसा कुछ देखा है, दो बैंड होते हैं 2.4 और 5, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो 2.4 कब यूज करते हैं पता है, जब आपको स्पीड कम चाहिए लेकिन रीच ज्यादा चाहिए, कि इधर का वाईफाई दूसरे कमरे में भी काम कर जाए, तो जनरली लोअर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे रखते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को दूसरे कमरे में शेयर नहीं करना, लेकिन स्पीड मेरे लिए मैटर करती है, तो फिर आप 5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड अपनाते हो, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी है तो वो आपको स्पीड तो ज्यादा देगी लेकिन वो डिफ्रेक्ट कम होती है, तो फिर वो इधर से उधर जा नहीं सकती, लोअर फ्रीक्वेंसी सब जगह चली जाती है, ये उसका फायदा होता है। ये जो देखो ये, अच्छा ये फोन आपने देखा होगा, फोन, सॉरी फोन तो देखा ही है, लेकिन फोन के अंदर आप मेरे को एक बात बताओ, एक तो इसके अंदर क्या होता है, एक यहाँ पे माइक होता है ना, जिसमें मैं बोलता हूँ जाता है, लेकिन आप इधर देखो, एक पीछे कैमरा के पीछे एक माइक लगा हुआ रहता है, कैमरा के जस्ट ये देखो, एक छोटा सा होल है ना, नहीं, हाँ, सब में होता है ये, अरे हाँ ना, एक माइक इधर लगा हुआ है और एक इधर, हाँ इसको क्या बोलते हैं, नॉइस कैंसलेशन माइक बोलते हैं इसको, इधर पीछे लगा हुआ रहता है। अब देखो इसका क्या काम है, क्योंकि इतना स्मार्ट तरीके से इन लोगों ने निकाला है, दिमाग लगाया है कि भाई इसमें नॉइस कैंसलिंग करनी कैसे रही, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो मैं ट्रैफिक के अंदर बात कर रहा हूँ या कोई नॉइजी एनवायरनमेंट के अंदर बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं जब बोल रहा हूँ तो माइक के अंदर ऐसा तो है नहीं कि मेरी आवाज ही जाएगी, ट्रैफिक की आवाज भी तो जाएगी ना उसके अंदर। तो अभी क्या हो रहा है, जो मेन वाला माइक है, प्राइमरी माइक, उसके अंदर मेरा सिग्नल भी जा रहा है और नॉइज का सिग्नल भी जा रहा है, लेकिन ऐसे मैंने रखा हुआ है फोन, तो ये पीछे वाले में मेरी आवाज तो नहीं जा रही है ना, उसमें सिर्फ कौन सा जा रहा है, नॉइज वाला सिग्नल। तो क्या करते हैं, इधर वाले सिग्नल में से नॉइज वाला सिग्नल माइनस कर देते हैं, तो अल्टीमेटली जो पहुंचता है वो सिर्फ कौन सा पहुंचता है, जो आप बोल रहे हो। थोड़ी बात समझ में आ रही है, ऐसे सारी नॉइस कैंसलेशन लगभग लगभग इसी हिसाब से वर्क करता है। ऑफ कोर्स बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन ये बेसिक प्रिंसिपल है कि आप बाहर वाला, जैसे होता है ना आजकल वो नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स आते हैं, बोस के आते हैं, है ना, और 30-30 हजार वाले अगर लोगे तो पता ही नहीं चलता बाहर कुछ हो रहा है, अरे हाँ ना। तो उसमें क्या करते हैं, यही होता है कि बाहर वाला जो भी सिग्नल है, एम्बियंट साउंड, वो सारा का सारा माइनस कर देता है उस सिग्नल में से, प्रोसेसिंग के थ्रू आपको अल्टीमेटली जो भी ईयरफोन के अंदर से आ रहा है वही सुनाई देता है, बाहर की नॉइज बिल्कुल आप में पेनिट्रेट करती ही नहीं, जीरो एकदम। ये सारी की सारी कहानी जो है वो अल्टीमेटली ये सिग्नल के थ्रू ही हो पाता है सब कुछ, ये समझ लेना, ध्यान रख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न कम्युनिकेशन का, ये वाला जो सिग्नल इस सर्किट बने बनाए, चलेगा, देख लो फिर।
क्वालिटी फैक्टर। वैसे तो कंटिन्यू भी कर सकते हो लेकिन क्वालिटी फैक्टर नया लिखना।